नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो भारत में कानून बने हैं उन सब का। दोस्तों, आधुनिक समय में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। जो कामकाजी युवा हैं वो शादी के स्थान पर लिव इन रिलेशनशिप को भी अधिक महत्व दे रहे हैं। लिव इन बड़े नगरों में अधिक उपयोग में लाया जा रहा है। महिला पुरुष का बगैर विवाह के साथ रहना और इस व्यवस्था का चलन लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। यह एक पश्चिमी सभ्यता की देन है, किंतु वर्तमान भारत में इसे तेजी से अपनाया जा रहा है। शादी में जाति तथा धार्मिक बंधन तथा अन्य बंधन होने के कारण युवक युवतियां लिव इन में रहने को प्राथमिकता देने लगे हैं आजकल के इस समय में। इस प्रकार की व्यवस्था जब समाज में लोगों के भीतर पैदा होने लगती है तो इस व्यवस्था पर एक कानून भी आवश्यक हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में आज का इस लेक्चर है। सामाजिक स्तर पर भले ही लिव इन को मान्यता नहीं दी गई है अभी तक, और विभिन्न धर्मों की बात करें तो उनमें भी अभी तक इसे मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय विधि में यह वैलिड है। आइए जानते हैं यह किस प्रकार से वैलिड है। दोस्तों, बात करें भारत की पार्लियामेंट की, तो भारत की पार्लियामेंट में अभी तक इसके संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है, ना ही किसी राज्य के विधानमंडल ने इस पर अभी कानून बनाया गया है। लेकिन अगर अपने से डेफिनेशन की बात करें तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत लिव इन की परिभाषा प्राप्त होती है, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लिव इन में साथ रहने वाले लोगों को भी संरक्षण प्राप्त हुआ है। घरेलू हिंसा अधिनियम की इस धारा से यह पता लगता है कि भारतीय विधानों में लिव इन जैसे संबंधों को स्थान दिया गया है। इसके अलावा समय समय पर उच्चतम न्यायालय में लिव इन के संबंध में मुकदमे आते रहे हैं, जिनसे समय समय पर भारत के विधान का निर्माण होता रहा है। आइए बात करते हैं इसके संबंध में आवश्यक शर्तों की। तो आवश्यक शर्तों में पहला नंबर है कि साथ रहने का समय। फ्रेंड्स, जो दो पार्टनर हैं उनके साथ रहने का एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो 7 दिन साथ में रहें फिर कुछ टाइम अलग, 1 महीना साथ में रहें फिर कुछ टाइम अलग। उनके साथ रहने के समय में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे वो 1 मंथ की हो, 1 ईयर की हो या 1 ईयर से ज़्यादा की हो। इसके साथ साथ ही लिव इन के पक्षकारों का पति पत्नी की तरह एक घर में साथ रहना आवश्यक है। एक घर को लिव इन के पक्षकार उपयोग में लाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपना एक ही ठिकाना है, तो यह भी उसके लिए एक आवश्यक शर्त है। अगले पॉइंट पर चलें तो इसके अनुसार लिव इन के दोनों पक्षकार एक ही घर की वस्तुओं को संयुक्त रूप से उपयोग में लेते हों। जिस प्रकार पति पत्नी किसी घर में रहते हैं और चीज़ों का उपयोग करते हैं और घर के दूसरे कामों में भी एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही यह भी अति महत्वपूर्ण है कि आपके आसपास में रहने वाले लोगों को यह इन्फॉर्म हो कि आप लोग जो दो पार्टनर्स हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है लिव इन वाला वो जग जाहिर होना चाहिए, गुप्त रूप से नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि लिव इन में रहने वाले दोनों पक्षकार वयस्क हों, यानी कि वो अपने 18 वर्ष की आयु संपूर्ण कर चुके हों, और इसके साथ साथ ही वो एक स्वस्थ चित्त के व्यक्ति हों, वो किसी भी प्रकार का कोई भी उन पर दबाव नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि लिव इन की महिला पक्षकार क्या भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि लिव इन की जो महिला पक्षकार होगी वो लिव इन पुरुष पक्षकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है। महिला को यह कहकर भरण पोषण का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके मध्य कोई वैध विवाह नहीं हुआ था। यदि दोनों पक्षकार पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप जैसी व्यवस्था में रह रहे हैं तो महिला पक्षकार पुरुष से 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बात थी भरण पोषण के संबंध में। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसके अनुसार लिव इन से यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसके संबंध में संपत्ति का उत्तराधिकार किस प्रकार से होगा। यदि लिव इन की इन अवधि के साथ रहते हुए पक्षकारों के मध्य कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार से उत्पन्न हुई संतान को पिता की संपत्ति तथा माता की संपत्ति और इन दोनों को विरासत में मिली हुई जो संपत्ति है उस प्रकार उत्तराधिकार का उतना ही हक होगा जिसमें जैसा एक वैध विवाह से उत्पन्न संतान को होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बात थी संतान की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में। आइए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है कि जो लिव इन है वो कब अवैध रूप से होता है। तो इसमें यदि पक्षकारों की पहले से शादी हो चुकी है और उनके जो पहले के साथी थे, यानी कि पति की पत्नी और पत्नी का पति अभी तक जीवित हैं और उनमें कानूनी रूप से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, तो वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो अवैध माना जा सकता है।
दोस्तों इस लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।